Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the last lecture in the series for microeconomics. That was an extension for economic factors. आज हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो ज़्यादा इकोनॉमी से डील करता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टडीज में इकोनॉमी पढ़ी हुई है, दे विल नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, दैट इज टोटली फाइन। दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, और इट्स जस्ट कि आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस का पता हो, दैट इज ऑल। सो इट इज गोइंग टू बी अ क्विक वन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन चार चीजों की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी अगर ये चार चीजें आपके पास मौजूद हैं, या इनकी अवेलेबिलिटी और ये कितनी क्वांटिटी में आपके पास मौजूद हैं, ये बातें आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगी। सबसे जो पहले इसमें चीज आ जाती है, दैट इज लैंड। आपके पास कितनी लैंड है और उस लैंड से आप क्या चीज हासिल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी जमीन अपनी है या आपने रेंट आउट की हुई है। उस जमीन से लेट्स से आप अगर मिनरल्स निकाल रहे हो, आप इसके अलावा उस पर अपनी कोई बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी सबसे पहले आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। आपके पास अगर थोड़ी लैंड है तो आप एक हद तक ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फील्ड्स की बात करें, जो गंदम की फील्ड है, देन वी हैव कॉर्न फील्ड्स हैं, वी हैव राइस फील्ड्स इन पाकिस्तान, राइट। सो अगर हम उसकी बात करें तो देखो, अगर एक स्पेसिफिक जगह है एक फार्मर के पास, वो उस जगह पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही राइस या कॉर्न या वीट जो है वो ग्रो कर सकता है, उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकता, राइट। सो दिस मीन्स कि इस केस में जो लैंड है वो उसके लिए एक प्रोडक्शन लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। यानी एक फार्मर के लिए जो प्रोडक्शन है वो इस बात पे डिपेंड कर रही होगी कि उसके पास लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहला फैक्टर है लैंड। दूसरा फैक्टर है लेबर। आपके पास जो है वो कितना लेबर जो है वो अवेलेबल है। ओके, एंड वो लेबर जो है, फॉर एग्जांपल, आपके लिए वो फिजिकल काम कर रहा है या मेंटली काम कर रहा है। देखो, इसमें ये भी होगा, फिजिकली मींस कि कितना नंबर है आपके पास लेबर का, एंड क्या एज ग्रुप है उसका, कितना ज्यादा वो काम कर सकता है। एंड मेंटली मींस के वो कितना इंटेलेक्चुअल है, उसके पास कितनी नॉलेज है उस काम की जो वो कर रहा है। तो ये बातें लेबर में आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगी। देन वी हैव कैपिटल। आपके पास कितने फंड्स हैं किसी भी, यू कैन से, किसी भी प्रोडक्शन को फंड करने के लिए, या आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं कि कोई भी काम करने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं, कितने एसेट्स आपके पास हैं, ये भी आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। एंड द लास्ट वन वी हैव एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। ओके, सो एंटरप्रेन्योरियल अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप खुद कितने इंटेलिजेंट है, आप खुद कितने इनोवेटिव है, और क्या क्या नए तरीके निकाल कर आप अपनी प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे, तो जो प्रोडक्शन होगी उसकी क्वांटिटी या उसकी अमाउंट, वो चार चीजों पर डिपेंड करेगी: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी पर, राइट। तो अब इसका क्रक्स ये निकलता है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्शन करनी है, तो ये चार चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, और इन चार चीजों की अवेलेबिलिटी ही आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। देन नंबर टू, हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है आपकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या लग रही है। तो एवरेज कॉस्ट आप यूं ले लो कि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर एवरेज कॉस्ट। तो इसको फाइंड करने का ये तरीका है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स। तमाम यूनिट्स पर जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट्स पर, तो आपकी एक यूनिट की ऑन एवरेज कॉस्ट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
फिर नंबर 3 इस जो आपकी बुक में कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट इज समथिंग जो मैं एफएमए में ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में डिस्कस जो है वो हम इस चीज को कर चुके हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 यूनिट्स बना रहे हो और आपने देखना है और आप सोच रहे हो कि 101 यूनिट्स बनाए जाए, तो 101 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट माइनस 100 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट, आपको आंसर क्या मिलेगा? वो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बना था ना आफ्टर 100, उसकी कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ 100 यूनिट्स जो है मेरे पास, 100 यूनिट्स जो हैं, दे दे कॉस्ट मी वन था, सॉरी, दे कॉस्ट मी 1000। और जो 101 यूनिट्स है मेरे पास, दे कॉस्ट मी 1020। सो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? $20। यानी जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम यूनिट्स कितने के बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो जो एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने बनाया है उसको बनाने की जो कॉस्ट है आपकी, दैट इज बेसिकली $20। ठीक है, आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, या हम इसको जो एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट, इसके ये दो नाम हैं। अब ये लॉ आपको क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपका एक खास प्रोडक्शन फैक्टर लिमिट क्वांटिटी में है, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर आपका एक, मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ सबसे पहले, इफ वन प्रोडक्शन फैक्टर इज इन limited quantity, then increasing production and other three factors and other three factors will only contribute in profits up to a limit, and then they will not be efficient. इसका सिंपल उर्दू मतलब आप यूं समझ लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि आपके पास ये जो चार प्रोडक्शन फैक्टर्स थे, इनमें से अगर एक प्रोडक्शन फैक्टर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, बाकी तीन आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, तो डज नॉट मैटर, आप जितना मर्जी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, एक हद तक तो आपको वो प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन क्योंकि एक फैक्टर लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो क्या होगा, एक एक मेच्योरिटी पॉइंट रिसीव हो जाएगा, और उस मेच्योरिटी पॉइंट के बाद जो है आप अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा इनहेंस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ले लें कि लेट्स से आप एक पिज्जा बेकर हैं, ठीक है, और आपके पास एक ही ओवन है जिसमें आप पिज्जा बना रहे हो। अब आपके पास टाइम भी है, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास इनोवेशन आइडियाज भी हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्स सिर्फ एक है, आपके पास ओवन, आपके पास जो स्पेस है, जो जगह है, वो एक ओवन की है। अब एक ओवन में एक टाइम पे मैक्सिमम लेट्स से 30 पिज्जाज बन सकते हैं। आप इस वक्त 10 पिज्जाज बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 30 तक तो मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हो, 30 तक आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। अब 30 से आगे जो है आप नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है। राइट, सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेज, कि अगर आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर में आ रहा है, या लेट्स से एक प्रोडक्शन फैक्टर है जो कम क्वांटिटी में है आपके पास, बाकी तीन अनलिमिटेड है, तो आप बाकी तीन को जितना मर्जी इंक्रीज करो, एक हद तक ही आपको बेनिफिट होगा, उसके बाद आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ फैक्टर है वो आपका लिमिटेड में है। ठीक है, तो आप ये जो है बेसिकली आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग आपको बताता था। बाकी इसके अलावा जो है एक इसमें और इम्पोर्टेंट जो है वो चीज है जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है, दैट इज पॉइंट नंबर 5, परफेक्ट मार्केट्स।
परफेक्ट मार्केट क्या होती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, परफेक्ट मार्केट आपकी वो मार्केट होती है जिसमें आपकी जो नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं किसी भी चीज के, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स के, यानी जितने खरीदार हैं उतने ही फरोख्त करने वाले हैं। ऑल सप्लायर्स जो हैं आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तमाम सप्लायर्स एक ही चीज को बेच रहे हैं एट सेम प्राइस। ठीक है, आपकी प्राइस भी सेम है, चीज भी सेम है, एंड आपकी प्राइस भी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइस भी सेम है। कस्टमर्स विल हैव ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तमाम कस्टमर्स को होगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये आइडियल मार्केट है दैट मेजरली डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट्स कौन सी मार्केट्स होती हैं? ऐसी मार्केट्स जिसमें आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स जो हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ बायर्स के। जो तमाम सेलर्स वहां पर मौजूद हैं वो सब एक ही चीज जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, और वो जिस जो चीज बेच रहे हैं उसकी सेम प्राइस है। कस्टमर्स किसी भी सप्लायर के पास जाके वो चीज खरीद सकते हैं। कस्टमर्स विल हैव फुल इंफॉर्मेशन कि वो क्या चीज है और वो जो है वो क्या खरीद रहे हैं बेसिकली। और याद रखिएगा, परफेक्ट मार्केट आइडियल मार्केट है, ये आजकल एग्जिस्ट नहीं करती। हाउ कैन यू से कि तमाम सप्लायर्स एक ही जैसी प्राइस पर आपको चीज दें, राइट? सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इसके बरअक्स जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज इम्परफेक्ट मार्केट्स। इम्परफेक्ट मार्केट्स जो हैं वो आपकी आजकल की दुनिया के मार्केट्स हैं जहां पर डिफरेंट सप्लायर्स डिफरेंट कस्टमर्स हैं। हर सप्लायर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक वेरिएशंस के साथ, जैसे सैमसंग एंड एप्पल फोन ही बेच रहे हैं लेकिन अपनी अपनी वेरिएशंस के साथ। ठीक है, तो इम्परफेक्ट मार्केट जो है वो ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट मार्केट होती है, आप ये याद रख लें। और इम्परफेक्ट मार्केट तीन तरीके की होती है। सबसे पहले होती है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है कि जिसमें एक डोमिनेंट सप्लायर होता है। डोमिनेंट वन डोमिनेंट सप्लायर है दैट होल्ड्स मेजर चंक ऑफ मार्केट। ओके, मोनोपोली में क्या होगा कि एक डोमिनेंट सप्लायर होगा जो मेजर मार्केट को होल्ड करेगा, यानी वो इतना अमीर होगा या उसके पास इतना ज्यादा होल्ड होगा मार्केट का कि वो अगर चाहे तो अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया में यू ऑल हैव गाइस हैव हर्ड इंडियन जो रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, ही इज द रिचेस्ट ऑफ एशिया, राइट। अब उसका जो है वो अमीर तरीन आदमी है। सो मुकेश अंबानी यू कैन से के इज द मोनोपोलिस्टिक पर्सन इन द इंडियन मार्केट। ही कंट्रोल्स द मेजर मार्केट। हर जगह उसकी जो है ना वो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, रिलायंस के, एंड रिलायंस रिटेल है, स्कूल्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, बहुत कुछ है उसका। तो ही इज द पर्सन दैट कैन मैनिपुलेट द मार्केट, दैट कैन कंट्रोल द मार्केट, राइट। अब आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस और नॉट, बट जिस तरह पाकिस्तान में जो है आर्मी इज द मेजर सप्लायर हेयर दैट कंट्रोल्स द मेजर पाकिस्तान, राइट। सो मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका एक मेजर सप्लायर है और वो आपका मेजर हिस्सा जो है वो मार्केट का कंट्रोल करे। वो चाहे तो आज एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज करवा दे, वो चाहे तो आज एक्सेस करवा दे एक प्रोडक्ट, क्योंकि उस सारी मार्केट में मेजर होल्ड उसका है, 90% होल्ड यू कैन से। ठीक है, और सेकेंडली वो अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेस सेट कर सकता है, एंड उसको उसके प्राइसेस की वजह से जो छोटे सप्लायर्स हैं उनको अपनी प्राइसेस कम या ज्यादा करनी पड़े, राइट। जो दूसरा हमारे पास टाइप है इम्परफेक्ट मार्केट का दैट इज ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में आपके जो है मोर देन वन सप्लायर्स होते हैं जो कि आपकी मार्केट को यू कैन से होल्ड कर सकते हैं, राइट। इसमें आप यूं कंसिडर कर लें कि टू और फ्यू, यानी मिनिमम दो या कुछ थोड़े बहुत डोमिनेंट सप्लायर्स होते हैं दैट होल्ड मेजर चंक ऑफ मार्केट कलेक्टिवली। जिन जो सब जो है मिलकर मार्केट का मेजर होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर से मार्केट में 50 सप्लायर्स हैं तो 50 में से चार पांच ऐसे होंगे जिनका कुल मिला के 90% शेयर बन रहा होगा, बाकी सारे छोटे छोटे सप्लायर्स होंगे, राइट। तो दिस इज ओलिगोपॉली।
और जो थर्ड आपका जो पोर्शन है मार्केट का, जो आपकी बुक्स में जो है वो दिया हुआ है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नंबर थ्री वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सॉरी मैंने स्पेलिंग्स गलत रख दिया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि इसमें आपके बहुत ज्यादा सप्लायर्स जो होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, वेयर नो वन नो वन होल्ड्स मेजर चंक ऑफ मार्केट अलोन। ओके। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि आपके बहुत ज्यादा जो है वो सप्लायर्स होंगे, और कोई भी सप्लायर, एक इंडिविजुअल सप्लायर जो है वो मार्केट का मेजर चंक होल्ड नहीं करेगा। राइट, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन के देखो, अब लेट्स से मैं कहता हूँ 50-60 डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स होंगे, और हर सप्लायर का छोटा छोटा शेयर जो है वो मार्केट में होगा। आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल ले लो कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, या कार इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट्स अ काइंड ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, बट नॉट काइंड, इट इज अ इम्परफेक्ट मार्केट। और इम्परफेक्ट मार्केट में ये कौन सी एग्जांपल हो जाएगी? ये ओलिगोपॉली की एग्जांपल है कि तीन चार जो है ऐसे ब्रांड्स हैं, होंडा, टोयोटा है, अब ये दो और कुछ एक दो और हैं, ये लोग मेजर मार्केट को होल्ड करें, सुजुकी मेजर मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, बाकी सारे छोटे छोटे सप्लायर्स हैं। राइट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप रिटेल मार्केट जो है ना उसको एज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे सकते हो, जिसमें बहुत से ब्रांड्स हैं हमारे पास। ठीक है। और मोनोपोली में आप ले लो, जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में शुगर मिल्स मोनोपोली में चलती हैं, पाकिस्तान का चिकन जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो मोनोपोली में चलती है, पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री मोनोपोली में चलती है, इंटरनेट इंडस्ट्री मोनोपोली में चलती है। अब ओलिगोपोली में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि पीटीसीएल के बाद नया टेल है, ट्रांसवर्ल्ड है। अब इस तरीके के कनेक्शंस आ रहे हैं, बट मेजर कनेक्शंस उनके पीटीसीएल के ही थ्रू आते हैं। ठीक है, तो आई वुड स्टिल से कि इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान की मोनोपोली में ही आ रही है। ओलिगोपोली में आपके जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, ये तीन चार ही हैं आपके, हैं इसके अलावा कोई है ही नहीं आपका। राइट, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। सो ये आपकी माइक्रो इकोनॉमी का लास्ट सेक्शन था, जिस पर आपने जो ज्यादा फोकस करना है वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट पर ही फोकस करना है। ओके, नाउ दिस बेसिकली मार्क्स द एंड ऑफ आवर माइक्रो इकोनॉमी। ओके, एंड माइक्रो इकोनॉमी के साथ हमारा क्या एंड हुआ है? एंड ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। Okay, this was a very large section of your foundation in business technology. Make sure you give appropriate time. तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था पेस्टल एनालिसिस। ओके, और पेस्टल एनालिसिस में हमने सबसे पहले क्या बात की थी? सबसे पहले हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की थी, उसके बाद हमने लीगल फैक्टर्स की बात की थी, और हम फिर बात कर रहे थे इकोनॉमिक फैक्टर। अब ये तीन फैक्टर्स जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी योर सोशल फैक्टर। सॉरी, माय बैड। सोशल फैक्टर्स। ओके, सोशल फैक्टर्स के बाद हम नंबर फिफ्थ पर बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर हम इसमें बात करेंगे नंबर सिक्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, तो अब लाइक थ्री फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, थ्री फैक्टर्स हमारे रह गए हैं, एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, दीज आर वेरी स्मॉल सेक्शंस, तो ये विद इन नो टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। बट द मेजर सेक्शन जो था वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स था, दैट टुक ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स, लाइक 10 वीडियोज मैंने इस पर बनाई हैं। सो यू गाइज नीड टू रिव्यू ऑल द वीडियोज, सो दैट आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी दोनों का जो है वो कवर अप हो जाए आपका। ठीक है, सो अंटिल हियर दिस इज ऑल फॉर आवर लेक्चर। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ओवर द फीडबैक ऑन द यूट्यूब और ओवर इंस्टा और व्हाट्सएप, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू guys. So until the next lecture guys, take care and have a good day. Bye.